नमस्कार। आज आपका मेरे शो थोड़ी बहुत ज़िंदगी में फिर से स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज प्रोफ़ेसर भारती निरलवार जी आए हुए हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आइए हम उनसे आज बात करते हैं। भारती जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से मेरे इस शो धन्यवाद। में। तो हमने लास्ट के 2 एपिसोड में 1 साल से लेके 5 साल के बच्चों के बारे में बात की और 5 साल से लेके 11 साल के बच्चों के बारे में बात किया है। जो आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमें दी है और हमें काफ़ी सारे कमेंट्स और क पेरेंट्स ने हमें कॉन्टैक्ट किए उस एज ग्रुप के बच्चों के। तो अभी हम टीनेजर्स के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो आप उस बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ये तो वो ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टप्पा बोलते हैं जिसको हम टीनेजर्स। ये एज ग्रुप जो होता है वो 12 टू 19 एज ग्रुप होता है। मोस्टली ये जो पीरियड होता है इसमें बच्चा जो होता है बॉय या गर्ल जो भी है वो चाइल्डहुड से एडल्ट की तरफ जाता है। ये एक उसका ट्रैवलिंग होता है जिसमें 3 स्टेप्स होती है जैसे अर्ली एडोलेसेंस, मिडल एडोलेसेंस एंड लास्ट एडोलेसेंस जो है। अब इसमें जो लेट एडोलेसेंस बोलते हैं हम उसे। तो इसमें जो होता है उनमें इमोशनल, फिजिकल यानी बायोलॉजिकल हम जो बोलते हैं और कॉग्निटिव चेंजेस हमको होते हुए दिखाई देते हैं। ये वहाँ टप्पा है जब हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है बहुत कंफ्यूज्ड होता है। वो अपने पीयर ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करता है। फिर जैसे उसकी जो इमोशंस होते हैं उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। काफ़ी कुछ चेंजेस वो महसूस करता है अपनी लाइफ में और वो बता भी नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता है उस चीज़ को। मेंटली और फिजिकली चेंज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। पहले फिजिकली होते हैं, फिर मेंटली चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल जो डेवलपमेंट हम उनमें देखते हैं, वो हमें दिखाई भी देता है और वो महसूस भी कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जो प्यूबर्टी एज जो इसको हम बोलते हैं ना, तो जैसे किसी लड़की में हम फिजिकल चेंजेस उसका हिप का पोर्शन जो बड़ा होता है, ब्रेस्ट डेवलप होती है, तो हम उनमें ये सब चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन मैच्योरिटी लेवल अगर हम देखते हैं, तो वो डेवलप नहीं हुआ होता है। तो बहुत बार पेरेंट्स बच्चों से बड़ा बच्चा समझकर बात करते हैं। कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना समझना चाहिए, ये आना चाहिए। लेकिन बच्चा नहीं समझ पाता कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चा हमेशा कन्फ्यूज़्ड होता है यहाँ पे और कभी-कभी पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपने गाड़ी नहीं चलानी है, आपने ये नहीं करना है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे हो। हाँ। तो वो बेचारा सोचता है कि कभी कहते हैं मुझे बड़ा हो गया हूँ मैं, कभी कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ। तो इस द्विधा मनस्थिति में वो बच्चा सफ़र करते रहता है। इस पीरियड में उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है, एग्रेशन डेवलप होता है और जो जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान लेने की वो कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं और यही वो पीरियड है जब हम देखते हैं कि इसी स्टेज में अगर उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो गलत चीज़ों के चक्कर में आ जाता है। तो यहाँ हमें उन्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहिए और उस बच्चे की हालत जो होती है या उस सिचुएशन को हमने समझना चाहिए। वो तो नहीं समझ पाता, पर हमें समझना चाहिए कि वो इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहा है या क्या उसकी डिमांड है। क्या उसकी बॉडी चाहती है या उसका मन उसको क्या बताना चाहता है या वो किस चीज़ को लेकर परेशान हो रहा है। उसके बारे में उसके साथ बैठकर अगर हम बात करते हैं, उसे समझाते हैं, तो जो होता है बच्चे में डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। ये पीरियड वो है जब वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो हमें उनके जो सेक्सुअली जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ होते हुए दिखाई देता तो है। वो बात मतलब आप जैसे हम बोलना चाहिए बच्चों के साथ में बात करना चाहिए उस बारे में पेरेंट्स हाँ, ने। हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो किस स्टेज से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ से उधर ट्रांसफॉर्मेशन उनका होता है। तो जो स्टेजेस आती है उसके बारे में हमें बच्चों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए। तो यूजुअली ऐसा होता है कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो अगर कुछ चेंजेस खुद में हो
या उनको लग रहा है कि ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, या मैं ऐसे क्यों हूँ, तो वो पेरेंट्स से बात करते हैं, तो यूजुअली पेरेंट्स क्या अवॉइड करते हैं ऐसा सब टॉपिक बच्चों को बच्चे बताते भी नहीं हैं। करते पेरेंट्स से बात, बहुत हाँ, कम बच्चे होते हैं उनका जो अगर हेल्दी रिलेशन हो पेरेंट्स के साथ तो बच्चे मम्मी पापा से बात करते हैं, अदरवाइज वो अपने फ्रेंड्स से ही पता करते हैं। अच्छा, अपने अभी जो तो इंटरनेट का जमाना है तो वहां इंटरनेट, से। हाँ करेक्ट, गैजेट से उनको ये सारी चीजें पता होती है। इस स्टेज में और एक चीज होती है कि बच्चा जो होता है समझ नहीं पाता कि मुझ में जो फिजिकल चेंजेस हो रही है और मेरे दोस्त में नहीं है, तो क्या मैं सही हूँ या वो सही है, या वो बच्चा परेशान होता है जिसकी डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देती। वो परेशान होता है कि सबके हाइट बढ़ रही है, सबका आवाज बदल चेंज हो रहा है, वो जैसे मेल जैसे दिखने लगा, मैं तो अभी भी बच्चा दिखता हूँ, तो बहुत बार वो डोमिनेट भी होता है। तो ऐसे बच्चों का भी एग्रेशन या हम ये कहेंगे कि उनमें एक न्यूनगंड सा जो बोलते हैं हम, जैसे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण वो ऐसे बच्चों का गुस्सा करने लगता है, या बता नहीं पाता कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेरी हेल्थ नहीं वैसे डेवलप हो रही, पर वो चिड़चिड़ापन, उसमें एग्रेशन बहुत बढ़ता है उन लोगों के प्रति जिनकी अच्छी हाइट, हेल्थ, या जिनका मैच्योरिटी लेवल दिखने लगता है, या सेक्सुअली वो डेवलप होते हुए दिखते हैं। तो ऐसे वक्त भी उस बच्चे को हमें समझाना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे गर्ल्स जो होती है उनकी जो सेक्सुअली जो हम बोलेंगे डेवलपमेंट वो फास्ट होती है, उनका प्यूबर्टी पीरियड पहले आता है, और बॉयज जो होता है उनका थोड़ा लेट आता है। वैसे ही बॉयज में ही कुछ बच्चे बहुत जल्दी फिजिकली डेवलप हो जाते हैं और कॉग्निटिवली उन लोगों में चेंज आने में टाइम लगता है। तो कुछ बच्चों में जो मेंटल हेल्थ होता है वो अच्छा होता है, वो मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छी दिखाई देती है, पर फिजिकल डेवलपमेंट हमको नहीं दिखाई देता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, किसी का पहले होता है, किसी का बाद में होता है। लेकिन जो होते बॉयज जो होते हैं उनका 19 इयर्स तक ये सारा डेवलपमेंट हमको हो सकता है, तो हम विजिबल होता है वो, हाँ विजिबल होता है और हम इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि वो 18 का हो गया, 19 का हो गया, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके हेल्थ में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। गर्ल्स में भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो गर्ल्स होती है वो फिजिकली पहले डेवलप हो जाती है, और जो मैच्योरिटी लेवल होता है उनका वो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन बॉयज से हमेशा पहले गर्ल्स मैच्योर्ड होती है। इसीलिए अगर आज तो नहीं, पर पुराने जमाने में हमने देखा है कि हमेशा लड़की को शादी करते वक्त उससे बड़े लड़के से शादी होती है। क्योंकि जो होता है लड़की में मैच्योरिटी लड़कों से ज्यादा होती है, तो ये रीजन था उसके लिए। तो प्यूबर्टी पीरियड में भी हम देखते हैं कि गर्ल्स का मैच्योरिटी लेवल पहले आता है। तो एक और बात है इनमें कि इस पीरियड में इन लोग जो होते हैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कम करते हैं और बाकी चीजों का नॉलेज लेने की कोशिश करते रहते हैं, और हमेशा इनको सही तरीके से ही नॉलेज मिले ऐसा नहीं होता। बहुत कम बच्चे हैं कि जिनको सही जानकारी मिलती है। बस यही वो ट्रैक है जहाँ पे वो गलत जगह पर गलत चीजें करने में, गलत चीजों को इस्तेमाल करने में, या कुछ ट्रायल एरर्स करने में जो होते हैं डाइवर्ट होते हैं। तो इस जैसे मैंने कहा था कि 1 से 5 साल के बच्चे पे बहुत ध्यान देना चाहिए, पर ये भी वो पीरियड है जब हमें बच्चों को समझकर, समझाकर अच्छा गाइडेंस करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर गाइडेंस करते, अगर हम खुद नहीं कर पा रहे, तो हम किसी एक्सपर्ट से भी उनको ये सारी जानकारी हम दे सकते हैं, जिसके कारण वो सही राह पे चलेगा। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना तो बहुत जरूरी है। इसी पीरियड में उनका एम भी डिसाइड होता है कि उन्हें क्या लाइफ में बनना है, कैसे अपना लाइफस्टाइल होना चाहिए, या उनका जो एम होता है कि सोशल लाइफ मेरी कैसी होनी चाहिए, या मेरे पीयर जो ग्रुप है उसमें मेरा क्या स्थान होना चाहिए, मुझे कितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए वहां पे। ये सारी चीजें उनकी इसी एज में डिसाइड होती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप 12 साल तक के जो अगर बच्चा है तो उसे आप मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन 12 से ऊपर जो बच्चा होता है वह खुद डिसीजन लेना शुरू करता है।
और वो खुद जब डिसीजन लेना शुरू करता है तो कई बार वो हम पर विश्वास भी नहीं करता। हम जो भी बताते हैं उस बात को वो एक्सेप्ट ही करेगा ये जरूरी नहीं होता। इसलिए हमें उनके साथ सच बोलना चाहिए और सही तरीके से शांति से उनको ये सारी चीजें समझानी चाहिए। अब जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं कि छोटी छोटी चीज पर बच्चों को डांटते रहते हैं या वो हमेशा घाई में रहते हैं। उनका अपना शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। फिर बच्चा कुछ बताना चाहता है, सुनते नहीं है, या बच्चे की कोई हरकत उनको दिखाई भी देती है तो सोचते हैं कि जान दो ये कर रहा है, अभी हो जाएगा। बस उसी वक्त जो होता है बच्चा गलत ट्रैक पकड़ता है और पढ़ाई से उसका ध्यान भटक जाता है, या उसका जो डिसीजन होना चाहिए इस एज में प्रॉपर कि वो क्या बनना चाहिए, उसका जो फोकस डिसाइड होना चाहिए, जहाँ डाइवर्ट होना चाहिए, वहां ना होते हुए वो गलत डिसीजन जैसे ले लेता है। ट्रैक पे जाता है। और जब वो 10th तक पहुंचता है तो फिर सब सोचने लगते हैं कि अभी भी इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको पढ़ना चाहिए, इसे कुछ करना चाहिए, अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे तो कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, ये वो सारी चीजें, सारी शिकायतें पेरेंट्स लेकर आते हैं। पर हम उस जगह उसको 10th में पहुंचने तक हम उसको अगर प्रॉपर लाइन नहीं दे पाए तो नेचुरली वो बच्चा एमलेस रहेगा। हाँ, उसका कंफ्यूज खुद भी रहेगा। तो रहेगा ही रहेगा। तो और बहुत बार ये भी होता है कि बाकी सब लोगों से जो सुनते हैं उसी तरफ वो अपना ध्यान डालता है कि अरे कोई इंजीनियर बन रहा है तो मुझे भी वही बनना है, कोई डॉक्टर बन रहा है तो मुझे भी बनना है। तो इस बीच में वो लोग एजुकेशनली, मतलब उनका पढ़ाई लिखाई पे या फिर स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, स्कूल की स्टडीज हो गया, उसमें क्या असर होता है? बहुत होता है। अगर वो उसके डाउट्स क्लियर है, वो जानता है कि वो किस स्टेज से आगे बढ़ रहा है, अगर ये सारी चीजें उसकी क्लियर हो, उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा हो, तो उसका पढ़ाई में ध्यान रहेगा। वो सबके साथ मिलजुल कर रहेगा, जो टीचर्स बताती है, जो रूल्स है स्कूल के, उनको फॉलो करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज उसकी बराबर नहीं हो रही, या वो किसी चीज से परेशान है, वो नहीं समझ पा रहा है, तो उसका आपको उसके एजुकेशनल जो एक्टिविटीज है उस पर तो असर दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जो बच्चों के साथ कोई टीज करना, जो छेड़छाड़ करना, जिस तरह से परेशान करना किसी को। जैसे स्कूल जो वर्क होता है उसका होमवर्क हमेशा पेंडिंग रहेगा, जो कंसंट्रेशन नहीं करेगा, एक जगह नहीं बैठेगा, हाइपर एक्टिविटीज दिखाएगा, टीचर्स को उल्टा जवाब देगा, जो अच्छा पढ़ रहे हैं या जिनकी तारीफ हो रही है उनके साथ कुछ ऐसे हरकत करेगा कि वो हर्ट हो जाए, या बार बार उनकी कंप्लेंट्स पेरेंट्स तक पहुंचे, इस तरह की उनकी हरकतें होती है। तो ये सारी चीजें तभी होती है जब वो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है या समझ नहीं पाता है कि उसका इंटरनल चेंजेस जो उसमें आ रहे हैं वो क्या है, या उन्हें किस तरह से हैंडल करे। ये जब वो नहीं समझ पाता तभी बच्चा कुछ ऐसे हरकतें करता है। फिर जैसे उसका थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होता है इस एज में कि ये सब क्या हो रहा है, वो जानना चाहता है, वो बहुत उत्सुक रहता है कि मुझ में जो जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे वो क्या औरों में भी दिखाई दे रहे हैं, या क्या वो भी वो फील कर रहे जो मैं कर रहा हूँ, या मैं सही हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ, ये मेरे साथ गलत हो रहा है। ये सारे जब उसके दिमाग में ये सारी जब कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो उसका पढ़ाई से ध्यान उठ जाता है। तो हमें उस वक्त उसे ये सारी चीजें हमें बताना जरूरी होता है। पर अगर बच्चा ये सब चीजें नहीं समझ पा रहा, आप उसे समझा नहीं पा रहे, तो आप किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से हेल्प ले सकते हैं। यूजुअली आप कैसे सजेस्ट करेंगे, मतलब पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए? जैसे कुछ बेसिक, जैसे आपने बच्चों के बारे में बताया था कि आप उनके साथ में खेलो या फिर छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको टाइम दो, तो वैसे टीनेजर्स के लिए कुछ ऐसा अलग सा कुछ करना पड़ता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप उन्हें कोई मैगजीन्स के थ्रू या बुक्स होती है उसके थ्रू समझा सकते हैं कि देखो ये प्यूबर्टी पीरियड क्या होता है, इस पीरियड में आप में फिजिकल क्या चेंजेस आने वाले हैं या किस तरह से आने चाहिए, जो आ रहे हैं उसे आपने कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, या वो आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने वाले हैं, या आप एक
पर्सनैलिटी सबके सामने आपकी आने वाली है, तो उसे निखरने देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हर एक के लाइफ में किस तरह से आती है और उसे किस तरह से हमने स्वीकार करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा-सा हमने उन्हें समझाना चाहिए। समझाने के कई तरीके होते हैं और मैंने जैसे कहा कि अगर आप पेरेंट्स नहीं उनसे उतना खुलकर बात कर सकते या नहीं समझा सकते, तो आप प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लीजिए, वो आप ज़रूर करेंगे। इवन स्कूल में टीचर्स भी बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाती है और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा हट के जा रहा है, तो आप पर्सनली टीचर से जाकर मिलिए, उनसे कहिए कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए इस काम में कि वो ऐसे हरकतें कर रहा है या उसमें काफ़ी परेशान रहता है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे गुमसुम बैठना शुरू कर देते हैं कि वो किसी एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेंगे, ख़ास करके लड़कियाँ अकेले-अकेले बैठे रहेगी या बातचीत बहुत कम करेगी, मिक्स नहीं होगी किसी के साथ, किसी प्रोग्राम में किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो वहीं हमें समझना चाहिए कि इसका जो है संघर्ष शुरू हुए जो क्या दिमाग में कहेंगे कुछ कि चल रहा है उसके हाँ, कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है और उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है जिसको वो समझ नहीं पा रही है। तो ये अवेयरनेस हमने उनमें लाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, तो काफ़ी हद तक बच्चे उस उलझन से निकल जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 100% पेरेंट्स ने हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये यही पीरियड होता है जो मिडल एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है उस यानी 14 टू 17। तो इस पीरियड में हमने उन्हें प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि वो भविष्य में क्या करना चाहता है। उसके सामने कई ऑप्शंस रखने चाहिए, उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए या साइकोलॉजिकल बहुत सारी टेस्ट होती है, वो टेस्ट के थ्रू जानना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस साइड में है, कौन सा वो काम है जिसे वो करके खुश भी रहेगा और कुछ अच्छा कमाएगा और कुछ अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। तो उसके लिए काफ़ी टेस्ट भी होती है जिनको पेरेंट्स कर सकते हैं और जो पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर रखते हैं या हेल्दी रिलेशन रखते हैं, उन्हें बिना टेस्ट के भी पता चल सकता है कि हमारे बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उस सब्जेक्ट के लिए वो क्या उसके स्कूलिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे हैं, उसमें वो जैसे इंजीनियरिंग करना चाहता है तो मैथ्स अच्छा है उसका, मैकेनिकल साइड उसका अच्छा है। तो ये चीज़ें पेरेंट्स जान लेते हैं अगर हेल्दी रिलेशंस है तो। जो पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते, जो नहीं जानते बच्चों के पढ़ाई के बारे में या उसके चॉइस के बारे में, तो उन्होंने 100% एजुकेशनल जो भी साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है या टीचर्स है उनसे हेल्प लेनी चाहिए कि उनके बच्चों का इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए। तो इस तरह से हम उन्हें अगर 8th स्टैंडर्ड से ही गाइड करना शुरू करते हैं, तो उसी तरह से वो 10th की पढ़ाई करता है और उसी तरह से फिर साइंस या आर्ट या कॉमर्स जो सब्जेक्ट उसको चूज करना है उस फील्ड के लिए तैयार होता है। पर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि कुछ एडवर्टाइज आ गई, स्कूल में कोई कांटेक्ट किए किसी इंस्टीट्यूट वालों ने या कोई फैकल्टीज ने, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा, उन्होंने तारीफ की तो वहां भेजना चाहिए। पर क्या वाकई मेरे बच्चे की क्षमता है? वो जरूर होशियार होगा लेकिन उसे वो सब्जेक्ट पसंद ही आएगा। ये आप अगर कंफर्म नहीं बता सकते तो बच्चों को नहीं भेजना चाहिए ऐसे क्लासेस में बोलो या ऐसे ट्रेनिंग के लिए बोलो। तो हर बच्चे में कोई यूनिक चीज होती है जो अपनी चॉइस के हिसाब से वो डेवलप कर सकता है। तो हमें कॉमन लाइन पे ही जाने की जरूरत नहीं कि सब जा रहे तो उस फील्ड में हमने जाना चाहिए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को अलग अलग रास्ते से भी काफी सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, उस पर ट्रस्ट करके, उसको प्रॉपर गाइडेंस देकर और जो हेल्दी एटमॉस्फेयर उसको चाहिए उस एजुकेशन के लिए वो क्रिएट करके हम उसे बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छे टारगेट तक पहुंचा सकते हैं और उसमें उससे उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो, उसका फोकस भी क्रिएट कर सकते हैं उस चीज के लिए। अच्छा मैम, मुझे एक क्वेश्चन और है कि काउंसलिंग क्या सिर्फ एजुकेशनल टॉपिक्स पे ही होता है या फिर कोई और ऐसे टॉपिक्स है जिस पे हम काउंसलिंग करवा सकते हैं बच्चों के, या फिर पता कैसे चले कि हाँ हमें मेरे बच्चे की अब काउंसलिंग की जरूरत है, मतलब क्या सिम्टम्स है या फिर क्या उसका आउटपुट, उसमें आप कुछ बताइए प्लीज। देखिए, अगर बच्चा नॉर्मल नहीं चल रहा है
यानी जो उसकी स्कूलिंग एक्टिविटीज चल रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, हर बार सक्सेस नहीं हो रहा लेकिन वो कर रहा है, इंटरेस्ट लेता है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करता है, मोस्टली खाना ठीक से खाता है, वक्त पे सोता है, या अच्छे दोस्तों के साथ मिक्स होता है, खेलता है, एडजस्ट करता है। ये नॉर्मल अगर सब कुछ दिख रहा है तो हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ फोकस होना चाहिए हमारा कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या अपनी उसकी सारी एक्टिविटीज ठीक से चल रही है या नहीं, और उसकी संगत कैसी है, इन पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन अगर बच्चा अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो स्कूल जाना अवॉइड करता है, सोता बहुत है, या जो ईटिंग हैबिट्स है उसकी ठीक नहीं, बाहर का ही ज्यादा खा रहा है, घर में नहीं खाता है, उल्टा जवाब देता है, टीचर को भी बैक आंसर देता है, या घर पे भी अगर उससे थोड़ा भी बात करने लगो तो चिड़चिड़ करता है, या एग्रेशन है कि ये चीज फेंक रहा है, वो चीज फेंक रहा है, आपने कुछ भी पूछा तो चिल्ला रहा है, फेंक फाक कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि उसकी बार बार शिकायतें आ रही स्कूल से कि वो कुछ गलत हरकतें करता है, किसी को परेशान करता है, या वो कुछ भी नहीं करता, एकदम ब्लैंक बैठा रहता है, शांत बैठा रहता है, एकदम गुमसुम रहता है, बिल्कुल बात नहीं करता किसी से, उसके फ्रेंड्स नहीं है। कई टॉपिक्स है जिनमें आप बच्चे के लिए एक साइकोलॉजिस्ट देख सकते हैं, या बच्चों को कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो सारी चीजें आपको हटके लग रही है, आपको खटक रही है उन चीजों से कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, कुछ तो गलत है, तो आपने इमिडिएटली काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे माँ बाप से खुलकर नहीं बोलते, या माँ बाप को भी वो सवाल पूछने का तरीका नहीं पता होता है कि इससे किस तरह से कम्युनिकेट करो या पूछे। तो ऐसे वक्त हमें काउंसलर की बहुत जरूरत है। और जैसे आप देखेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि मम्मी आके बोलती कि इसको बिल्कुल गलत आदत नहीं, कभी किसी लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखता, मेरा बेटा तो बहुत सही जा रहा है, अपनी पढ़ाई से काम रखता है और सीधा स्कूल जाता है और स्कूल से घर पे आके अपने कमरे में चले जाता है। तो ये गलत है। जिसे माँ बहुत तारीफ करके बताती है कि मेरा बेटा किसी लड़की की तरफ नहीं देखता, या मैम ये तो कहीं होटलिंग नहीं जाता, ये कभी दोस्तों में नहीं मिक्स होता, तो ये कहीं गलत हो रहा है। कुछ तो है जो उसको उस बच्चे में किसी चीज की कोई बात है जो वो नहीं समझ पा रहा है, या कंफ्यूज्ड है, या कुछ गलत हो रहा है जो वो बता नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो अकेलापन चाहता है, अकेले रहना पसंद करता है, या उसकी मेंटल हेल्थ का भी कोई इश्यू हो सकता है जिसके कारण, या उसका बायोलॉजिकल भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि जिसके कारण वो किसी से बात नहीं कर रहा, अकेले रहना पसंद करता है। ये गलत हो रहा है। या वो अकेले रहकर मोबाइल को यूज करना पसंद करता है, उसमें कुछ गलत चीजें देखता है जिसके कारण वो नहीं देखना, किसी और से कम्युनिकेट नहीं होना चाहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होता है जिसके कारण वो ध्यान देने की जरूरत है उस वक्त। क्योंकि नॉर्मल डेवलपमेंट जिसकी होती है वो बच्चा सबसे मिलता जुलता है, हंसेगा, मस्ती करेगा, पढ़ाई भी करेगा, आप बताएंगे वो काम भी करेगा, अकेले घर के बाहर भी जाने की हिम्मत करेगा, देर भी होता है वो। तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें हमें कुछ अलग चीज नहीं दिखाई देती है, वो कॉमन जो चीजें होती है। लेकिन अगर आपका बच्चा इस तरह से अकेले अकेले ना, या लड़की भी है आपकी और वो अकेला रहना चाहती है, हमेशा कमरे का दरवाजा बंद करती है, घर अंदर बैठे रहती है, तो ये गलत है। अच्छा। वो जरूरी नहीं कि हर बार पढ़ाई कर रही। और वैसे भी मैं कहूंगी कि जिनके यहाँ टीनेजर्स है उन्होंने अपने दरवाजों को बंद करने की जो आदत है वो नहीं रखनी चाहिए। पेरेंट्स ने ही ये रूल बनाना चाहिए कि आप कपड़े चेंज कर रहे कुछ है तब आप दरवाजा बंद कर लिया, ठीक है, लेकिन बाकी समय अगर आप पढ़ रहे हैं तो दरवाजा ओपन होना चाहिए हमारा। हमें दरवाजा बंद करके ही पढ़ाई करने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है कि बच्चा थोड़ा देर पढ़ता है और बाद में किसी ऐप में चले जाता है या कुछ किस चीज को देखने शुरू हो जाता है, तो दरवाजा तो बंद होता है, तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसका कितना टाइम गया। अच्छा, बाहर पेरेंट्स सोचते रहते कि वो पढ़ रहा है या सोया है, लेकिन वो कुछ और ही दुनिया में घूम के आता है, और इनका तो फैंटेसी वर्ल्ड होता है पूरा। तो ये जान ही नहीं पाते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो हमें बताना है ना। सही बात। तो आपने बच्चों को कितना भी फैसिलिटीज दी हो घर पे, उनका स्पेशल रूम, स्पेशल सब टेबल, बेड सब,
पर आपने एक रूल बनाना चाहिए कि आपका दरवाजा जो है हमेशा खुला रहे। यानी टीनेजर्स जो है वो काफी क्रूशियल टाइम है जिसमें बच्चों को काफी मतलब पेरेंट्स को काफी ध्यान देना जरूरी हमारे है। पास जब मोबाइल एडिक्शन के बच्चे आते हैं तो मैं हमेशा पेरेंट्स से पूछती हूँ कि क्यों इतना एडिक्शन होने तक आपके ध्यान में नहीं है। तो कहते हैं कि मैडम ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ये अपने कमरे में पढ़ते रहता था, अब मुझे क्या पता कि अंदर बैठे बैठे ये मोबाइल भी देखता था। हाँ, मतलब तो पेरेंट्स ये को पता ही नहीं होता है। क्यों हुआ? क्योंकि आपने उन्हें दरवाजा बंद करने की परमिशन दी। ओके। और जब भी आपका बच्चा लैपटॉप पे कुछ पढ़ता है या कुछ करता है तो उसका स्क्रीन आपको आते जाते दिखना चाहिए। उसके टेबल की रचना ही ऐसी होनी चाहिए कि उसका स्क्रीन आपको आते जाते घर में दिखते रहना चाहिए कि उसके स्क्रीन पे क्या हो रहा है। तो एक उसको भी प्रेशर होता है कि मेरा स्क्रीन दिखता है किसी को, और दूसरा आपको भी पता होता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हमेशा ये बच्चे बहुत शार्प होते हैं, ये अपना स्क्रीन इस तरह से रखते हैं कि आपको पता नहीं चलता, और आप अगर जैसे ही उस कमरे में एंट्री करते हैं वो बंद कर चेंज कर देते हैं हाँ। जो भी चल रहा है वो। तो हेडफोन लगा के रहेंगे और गैजेट पे बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें अवॉइड करनी है। आर्ग्यू भी करते हैं ना कुछ कुछ बच्चे, मतलब अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तुमको हर एक चीज क्यों मेरी ध्यान देनी है। आर्ग्यू इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट होता है उसमें उनको लगता है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आने लगा है। हाँ। या ये तो बहुत आसान है, मैं ये कर सकता हूँ। अननेसेसरी पेरेंट्स जो है डरते हैं कि, यानी मैं एक एग्जांपल बताऊंगी कि अगर कहीं सेकंड फ्लोर से जंप मारना है या रोप छोड़ दिया और हमने कहा कि आप इसमें से उतर सकते क्या, तो वो 1 मिनट में उतर जाएगा। वो नहीं सोचेगा कि मेरे गिरने से मेरे पैर फ्रैक्चर हो सकता है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, मेरे 2 महीने स्कूल जा सकती है, या जो भी होने कुछ ऐसे इंसिडेंट हो सकता है, ये वो नहीं सोचता। वो ये सोचता बहुत आसान है, रोप तो है ना साथ में, तो मैं तो आसानी से उतर जाऊंगा। अच्छा। तो वो जो एक व्यू जो होता है ना कि इस एंगल से भी सोचना है हमको, उस एंगल से भी सोचना है, वो उनमें नहीं होता, वो वन वे सोचते हैं। अच्छा। तो उसके कारण जो होता है उनमें मैच्योरिटी तो आती है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास। तो उनके डिसीजंस बहुत बार गलत होते। पर हमेशा ही बच्चा गलत हो ये भी नहीं है, हमें उनको भी थोड़ा सुनना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है उसको सुनकर उसके अच्छे और गलत जो नतीजे उन्हें हमें समझाना चाहिए। पेरेंट्स को भी एक तरीका होना चाहिए कि हाँ। कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब इस सिचुएशन को अगर आप एक एग्जांपल दे तो। जैसे कि मैंने कहा कि वो कहते कि मैं तो गाड़ी बहुत अच्छे से चला लेता हूँ, हाँ। मुझे गाड़ी चाहिए। हाँ। और पापा ये रोड पे तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रहते और मुझे तो ट्रैफिक पुलिस को भी बेवकूफ बनाना आता है, मैं तो कट मार के निकल जाता हूँ, या ऐसे जो। तो आपने उनको रूल्स समझाने चाहिए कि बेटा आप तो निकल जाओगे, लेकिन गाड़ी का नंबर कैमरे में आता है, चालान आ सकता है, या आपने किसी को ठोक दी गाड़ी, तो गाड़ी जिसके नाम पर होती है उसको पनिशमेंट होती है। तो ये सारी चीजें उनको नहीं पता होती, उनको ऐसे लगता है कि मैं तो बच जाऊंगा, मेरे को तो पता है कि कैसे बचना है। लेकिन उसके जो रिजल्ट आते हैं, हमने देखा कि कई केसेस में पेरेंट्स को बाद में काफी सफर करना पड़ता है। बच्चों ने तो एक्सीडेंट कर लिया। आजकल रूल्स पेरेंट्स के अगेंस्ट ही है, अगर टीनेजर ने ठोका है तो पेरेंट को सजा होती है। तो ये सारी चीजें उनको हमने समझाना चाहिए कि हम क्यों आपको नहीं बोल रहे, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पाते। आप खुद को हीरो समझकर जो डिसीजन लेते हैं वो कई बार गलत होता है। तो गाड़ी चलाना जरूर सीखे बच्चे, पर वो हमें हम जब साथ रहते तब सीखे, और उनसे हम समझा सकते कि आप एक बार लाइसेंस मिलने दो आपको, उसके बाद आप गाड़ी चलाइए। और क्यों लाइसेंस 12 साल में नहीं दिया जाता, क्यों 18 साल के बाद ही दिया जाता है, ये रीजन अगर हमने उनको समझा के बताया कि आपको डिसीजन पावर लेना आता है, यानी वो एक स्टेज आती है जब आप परफेक्ट डिसीजन ले सकते हो, मैच्योरिटी आपकी जो होती है वो लेवल आ जाती है, तो बच्चा फिर समझेगा। वैसे तो वो जिद करते ही है हर चीज के लिए, लेकिन हमें क्या चीज देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए हमें भी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए। तो इस तरह से, जैसे अगर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो साइकोलॉजिकल रीजन होता है उसके पीछे भी। बच्चा एडिक्शन की तरफ जाता है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, या घर का माहौल अच्छा नहीं होता कभी कभी, या क्लास में बार बार वो डोमिनेट होता है, या कुछ तो होता है जो उसके पीयर जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में उसके साथ कुछ होता है जिसके कारण वो अपने आप को
बोल्ड दिखाना चाहता है, तो ऐसे चक्कर में भी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं इन लोग। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपको बच्चा प्रॉपर वे से नहीं जा रहा, ऐसा लगता है कोई भी उसकी हरकत आपको पसंद नहीं आ रही, जैसे एग्रेशन आजकल के बच्चों में बहुत दिखाई देता है, खाना पसंद का नहीं है, फेंक दिए, चिल्ला दिए जोर से, माँ पर तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, टीचर्स को भी आजकल बच्चे उल्टा उठकर जवाब देते हैं, कितना भी पनिश करो तब भी जवाब उल्टा देते हैं। तो ये सारे एग्रेशन की भी कई रीजंस होते हैं, जेनेटिक रीजन भी होता है, उसके साथ जो इन्वायरमेंट हो रहा है, वो इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण भी उसका एग्रेशन बढ़ता है। तो एग्रेशन भी अगर बच्चे में दिख रहा है तो आपको काउंसलर के पास जाना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए, वो जिस तरह से आपको सजेस्ट करते हैं उस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। यानी पेरेंट्स को देखते रहना चाहिए कि बच्चा एक तो किस एटमॉस्फेयर में एक्चुअली उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, कौन उसके फ्रेंड्स है, स्कूल में कौन फ्रेंड्स है। पहले क्या होता था, हम लोग ना 4-4 5-5 होते थे एक में फैमिली में, कम से कम 2 तो होते ही थे, और सब एक सोशल पेरेंटिंग था तब। यानी सबके बच्चे एक साथ खेले तब भी किसी ना किसी का ध्यान रहता था। हर बच्चे को दूसरे आंटी से जो होते पड़ोसी होते हैं उनसे डरने की आदत थी, या कोई मुझे देख रहा है ये इस बात का उसको ध्यान रहता था। अब वो नहीं रहा। अब एक तो सिंगल चाइल्ड है वो, दूसरा हम पड़ोसी के बच्चा कोई गलत हरकत कर रहा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोलने गए तो उसके पेरेंट हमें ही गलत 2 बातें सुना देंगे। तो कोई किसी के चक्कर में नहीं आता, कोई किसी के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, जिसके कारण ये बच्चे जो है बहुत ज्यादा डेयर्ड हो गए। तो इनका जो तरीका बिहेवियर जो है बदल गया, उल्टा जवाब देना, या ना डरना, कोई गलत काम करने के लिए नहीं डरना। जैसे मम्मी की पापा जॉब पे है तो लड़की को घर पे लेकर आ गए, या लड़की है तो लड़के को लेकर आ गई, है ना। तो ये जिसके कारण फिर आगे आपको पता है कि किस तरह के इंसिडेंट होते हैं। तो ये सब डेयरिंग क्यों होता है, क्योंकि पड़ोसी आंटी अगर मम्मी को कुछ बताती भी है आने के बाद तो मम्मी बिलीव नहीं करती, वो ट्रस्ट नहीं करेगी, वो उन्हीं को 10 बातें सुनाएंगी कि ये हमारे घर का मैटर है, आप मत पढ़िए। तो ये सोशल पेरेंटिंग कहीं तो भी हमने खो दिया है, जो बहुत जरूरी था। अभी आप देखते कि हम रास्ते से चल रहे तो इतना रैश ड्राइविंग बच्चे करते हैं, अगर हम उन्हें समझाना चाहिए, रोकना चाहिए, डांटे, तो वो बच्चा उल्टा जवाब देता है, क्योंकि उसको पता होता है ये कंप्लेंट अगर घर पे भी गई तब भी मुझे कोई डांटने वाला नहीं है ना, क्योंकि मम्मी तो सामने वाले को ही डांटने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं हमने ये समझना चाहिए कि हमने भी सोशल पेरेंटिंग करनी चाहिए, और कोई अगर कर रहा है तो उसे हमने रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा किसी का हस्तक्षेप अच्छा नहीं होता, लेकिन सोशल पेरेंटिंग की आज सचमुच बहुत जरूरी है। एटलीस्ट जज कर सकते हैं कि हाँ भाई सामने वाला जो बोल रहा है, एकदम से रिएक्ट ना करते, पहले दोनों बाजू अगर सुन ले एंड देन रिएक्ट करे तो वो, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि सपोज कोई आया आंटी बाहर का, तो पहले औरतों की या किसी की आदत भी थी चुगली करना, जानबूझ के हस्तक्षेप करना, मतलब अगर कुछ चीज नहीं भी है तो झूठ। कभी कभार कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि बाहर की बातों पे ज्यादा यकीन कर लेते हैं, अपने बच्चों की बात पे नहीं कर पाते, ऐसे भी है। तो जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें और एक चीज है कि हम बच्चों को जहाँ ट्यूशंस के लिए भेजते या जो क्लासेस लगाते, कोचिंग क्लासेस आजकल जो लगाते, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन के लिए क्लासेस लगाते, तो 10th तक का एक पोर्शन जो होता है पढ़ाई का जो बहुत छोटा होता है, और टीचर्स यूज टू होती है बच्चों के साथ, तो बच्चों को उनका पढ़ाया हुआ समझता भी है, और वो कंपटीशन बहुत छोटे लेवल पे होती है, तो वहां बच्चा अपना प्रोग्रेस दिखाता है। पेरेंट्स को लगता है मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वो होशियार होगा भी, लेकिन जब वो 12th के लिए बाहर निकलता है तो उसकी कंपटीशन पूरे देश के साथ होती है, बच्चों के साथ होती है। अब यहाँ हमने उसे किसी कोचिंग क्लासेस में डाल दिया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डाल दिया, तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसे हमेशा स्पेशल अटेंशन लेने की स्कूल में आदत होती है, और ये कोचिंग क्लासेस में बड़ा ग्रुप होता है, तो ये बच्चा हर टीचर हर बच्चे पे तो ध्यान नहीं देता, तो ये बच्चा थोड़ा सा पिछड़ते जाता है। या ऐसे कह सकते हैं कि शुरू में उसमें बहुत जोश होता है, और फिर जो होता है उसका जैसे जैसे वो सिलेबस उसके समझ के बाहर होते जाता है, उसका इंटरेस्ट कम होते जाता है। तो पेरेंट्स ने वहां डिसीजन लेना चाहिए कि अगर वो नहीं कर पाता है तो उसे उसकी फील्ड चेंज कर दे। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मैंने तो फीस भर दी है,
हाँ, अच्छा। तो इतनी फीस भरने के बाद मैं उसको यू टर्न नहीं लेने दूंगी। उसने उसने तो क्लासेस करनी है। पर यहाँ बच्चे का फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ता है कि जो नॉर्मल पढ़ाई उसने करनी चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो स्ट्रेस में आ जाता है कि मेरे इतने चैप्टर्स पेंडिंग हो गए, मेरा ये पेंडिंग हो गया, वो बैच आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। तो इन सारी चीजों का उस पर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रभाव होते जाता है, जिसके कारण उसमें काफी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कुछ बच्चा हम कहेंगे कि वो खाना नहीं खाता, या रात भर जागता है, सो नहीं पाता, या बहुत ज्यादा खाता है जो है वो बच्चा, या फिर जैसे गुमसुम रहता है, या मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देता है। किसी तरह से वो अपनी अलग दुनिया ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके कारण यानी हम इसको कहेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना शुरू करता है। तो यहाँ पेरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि उसका ये शायद उसको ये या तो पढ़ाई नहीं समझ रही है, या वो नहीं कर पा रहा, नहीं झेल पा रहा इस चीज को। तो हमें एक बैकफुट पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर पेरेंट्स नहीं आते, और बाद में फिर जो साइकोलॉजिकल उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते, तो तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस बच्चे को उस चीज में से निकालने के लिए। उसकी वजह ये भी है कि बहुत बड़ा सपना देख लेते हैं कि ये बन जाएगा, यहाँ एडमिशन ले ली तो एडमिशन ही, जैसे आईआईटी के लिए जाएगा, नीट का ही क्लियर करेगा, इस तरह से वो सोचते हैं। या रिश्तेदारों में बता देते हैं, पड़ोसी में बता देते हैं कि इसने ये क्लासेस लगाए दे, अभी ये इस फील्ड में जाने वाला है। तो एक वो बर्डन उस पर आ जाता है कि मुझे ये तो करना ही है, और वो नहीं कर पाता क्योंकि वो उसकी टेस्ट ही नहीं होती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि साइकोलॉजिकली जो टेस्ट होती है, उसकी जो इंटरेस्ट टेस्ट होती है कि उसमें उसका इंटरेस्ट किस में, बेसिकली जो इंटरनल इंटरेस्ट होता है वो किस चीज में है, वो हमें जान लेना चाहिए। साथ में उस चीज के लिए उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो उस तरह की है क्या, क्या वो उस चीज को कर पाएगा क्या। जैसे एक बच्चा अगर सीए करना चाहता है, तो क्या कॉमर्स के सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है? अगर है तो सीए के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि अगर उस एक पेपर भी रहता है तो उसको पूरा ग्रुप देना पड़ता है, तो क्या बार बार वो अपीयर हो सकता है उस एग्जाम के लिए? क्या उतने घंटे बैठकर वो पढ़ने की क्षमता रखता है? ये सारी चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इसे जाने बिना, सिर्फ वो चाहता है सीए बनना, इसलिए हम उसको अगर एडमिशन देते हैं या उस लाइन में भेजते हैं, तो वो कुछ दूर जाकर जो है यू टर्न ले लेता है, विड्रॉल कर लेता है। तो उसमें उसके 2-3 साल चले जाते हैं, कभी कभी 5 साल चले जाते हैं। तो हमें इन टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि बच्चा किस फील्ड में सक्सेसफुली करेगा, और उस चीज को करने के लिए क्या उसकी कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है उसमें, ये सारी चीजें हमको पता चलती है। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आपका बच्चा 9th और 10th के बीच का जो पीरियड होता है, उस पीरियड में साइकोलॉजिस्ट, जो भी आपके करीबी साइकोलॉजिस्ट है, उनसे मिलकर बच्चों का एक जो टेस्ट होता है उसका, उस टेस्ट के थ्रू जान ले कि अपने बच्चों की चॉइस क्या है, और क्या उसके लिए वो तैयार है। तो वो टेस्ट यानी इतना इफेक्टिव है कि आप ये कर सकते हैं कि भाई कौन से फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, या फिर वो जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा। उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में बता सकती है टेस्ट। अच्छा। उसके इंटरनल इंटरेस्ट के बारे में बता सकती है टेस्ट। उसका इंटेलेक्चुअल जो क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है उसके बारे में बता सकती है टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बहुत अच्छी है, जो हमारे प्रोग्रेस के लिए वो हेल्पफुल होती है। तो हमें उस टेस्ट के थ्रू जानना है। मैंने पहले कहा आपको कि अगर आपके बच्चे के साथ हेल्दी रिलेशंस है, और आपका बच्चा हर चीज आपके साथ शेयर करता है, आप भी उसको हर चीज समझा के बताते हैं, तो आपको उसका नेचर पता होता है, ओरिजिनल उसका इंटरेस्ट वो कहाँ तक पनपेगा, कहाँ कमजोर पड़ेगा, ये आपको पता होता है। ऐसे वक्त आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चा कंफ्यूज्ड है, बोलता है कि मुझे आईआईटी जेईई के लिए तैयार होना है, लेकिन पढ़ता नहीं है, तो यहाँ आपको डिसीजन लेना चाहिए कि टेस्ट के थ्रू जाए। और एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, उसकी टेस्ट होने के बाद उसके जो भी ट्रेट्स आपको मिलते हैं, उस पर काउंसलिंग करके उसे उस फील्ड में जाने के लिए, या जो भी लाइन मिलती है उसके लिए तैयार करता है।
अच्छा, तो हमेशा उनकी हेल्प लेनी ही चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। आज आपका जो टीनेजर्स के बारे में जितने भी आपने इन्फॉर्मेशन दी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव थी और फ़ायदेमंद भी रहे। जो जितने भी पेरेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं जिनके बच्चे टीनेजर्स में, आई होप इस सेशन से उनको रियलाइज़ हो कि कैसे उनसे बात करना या फिर क्या करना चाहिए अपने बच्चे अगर डिप्रेशन में जा रहे हैं या शांत है तो किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये काफ़ी सारे पेरेंट्स लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव ही होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, मतलब इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ में शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।